हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में हम एंटायरली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट तीन तरीके के इफेक्ट दिखाता है। पहला इफेक्ट है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। सेकंड इफेक्ट है जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस पर बेस्ड एंटायर चैप्टर 13 हम पढ़ने वाले हैं साइंस 10th क्लास की साइंस में। और थर्ड इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस पर बेस्ड हम एनालिसिस केमिस्ट्री में भी करेंगे। और केमिस्ट्री में जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस मतलब एक तरीके से आप कहो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के हम इलेक्ट्रोड्स पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, वहां पे हम केमिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इस तरीके से तीन तरीके के इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। और आज की क्लास में हमें हीटिंग इफेक्ट पर मेन फोकस करना है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट भी होता है, साथ ही साथ यूजफुल वर्क भी होता है। हीट जनरेट कई बार वेस्ट एनर्जी कहा जा सकता है या फिर नॉट यूजफुल एनर्जी के फॉर्म में इसको हम डील करते हैं। लेकिन कई जगह हीटिंग इफेक्ट एक बेनिफिशियल या एडवांटेज वाला काम भी करता है। जैसे कि यदि आप इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट एक यूजफुल या एडवांटेज टास्क कहा जाएगा। यहां पे आप इस डायग्राम को यदि ध्यान से देखें तो ये नाइक्रोम कॉइल को हम यूज करते हैं जहां भी हमें हीटिंग इफेक्ट की बात करनी होती है। नाइक्रोम एक तरीके का एलॉय होता है जिसकी मदद से हम ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं और इस वायर का यूज करते हैं और इस कॉइल का यूज करते हैं जहां पे हीटिंग हमें चाहिए या हीट हमें जनरेट करवाना हो। तो हम आज की क्लास में हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से घर में डोमेस्टिक सर्किट में या आपके घरों में कैसे बिजली कंजप्शन पता लगाया जाता है और उसी की मदद से किस तरीके से इलेक्ट्रिक मीटर काम करता है और आपके घर में बिजली का बिल आता है। तो इन सब चीजों को आज हम थ्योरेटिकली कवर करेंगे और कल की क्लास में फिर मैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो ये 18 लेक्चर्स का मेरा टारगेट है जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर मिलने वाला है। और एक क्लास में लास्ट में मैराथन क्लास भी दूंगा जिसमें फुली एक क्लास में पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कवर कर दूंगा। चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और हीटिंग इफेक्ट को पहले तो रिकॉल करते हैं जो हमने कल पढ़ा था और फिर हम बात करेंगे आगे के टॉपिक की। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि बैटरी या सेल एक ऐसा सोर्स है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जरूरी है और जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होगी तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हीटिंग इफेक्ट के लिए बैटरी का होना, सेल का होना या फिर आप कहें सोर्स का होना। यदि सोर्स होगा तो वो करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और यदि करंट फ्लो होगा तो फिर हीट की बात की जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी सेल क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जहां पे केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दोनों टर्मिनल में और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट का फ्लो होता है। एक्चुअल में करंट का फ्लो डायरेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं सबसे पहले और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। पहला स्टेप हो गया बैटरी का होना, दूसरा स्टेप हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। कल की क्लास में भी मैंने ये एनालाइज करवाया था। तीसरा स्टेप होगा कि करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स लगातार एनर्जी कंज्यूम करता है या एनर्जी एक्सपेंड करता है। तो तीसरी बात याद रखें कि देयर अकर एक्सपेंड ऑफ एनर्जी या आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी अकर इन थर्ड स्टेप। और वो एक्सपेंडिचर एनर्जी का दो फॉर्म में हो सकता है, या तो यूजफुल फॉर्म में होगा या तो फिर अनयूजफुल कहेंगे या नॉट यूजफुल कहेंगे या नॉट एडवांटेजियस फॉर्म कहेंगे। तो दो फॉर्म में ये एनर्जी का कंजप्शन होता है या एक्सपेंडिचर होता है। यूजफुल एनर्जी वो एनर्जी कहलाएगी, सपोज आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज फैन को रन करने के लिए यूज कर रहे हैं, फैन के ब्लेड को रोटेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इस केस में यदि फैन का ब्लेड रोटेट हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से तो ये यूजफुल एनर्जी कहलाएगा। लेकिन यदि आप कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद फैन के बॉडी को टच करेंगे, ठीक है, नीचे की बॉडी को, मोटर को, तो आपको गर्म प्रतीत होगा। यानी यहां पे रोटेशन के अलावा हीट भी जनरेट हो रहा है और ये जो हीट एनर्जी, बाकी की एनर्जी जो कंजप्शन होगा बाकी की एनर्जी का, यानी आप कह सकते हो कि इस एनर्जी का दो फॉर्म में कंजप्शन हुआ, एक तो रोटेशन ऑफ ब्लेड और दूसरा जनरेशन ऑफ हीट। ये हीट यहां पे यूजफुल एनर्जी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप पढ़ें कि रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट दैट रेजिस्ट
the temperature of gadget. Gadget may be your mobile phone, may be even a gadget, and gadget may be any electronic device. And here right now I'm considering fan as a gadget, fan as a device. ठीक है, तो फैन के ब्लेड का रोटेट होना तो यूजफुल एनर्जी है, लेकिन फैन का गर्म होना, फैन का हीट होना, ये एक आप कहेंगे कि नॉट एडवांटेजियस या फिर अनयूजफुल एनर्जी है। इसके बाद यही एनर्जी जो हीट जनरेट कर रही है वो हीटिंग इफेक्ट के कारण कर रही है। अब इस हीटिंग इफेक्ट में आप ये समझ गए होंगे कि करंट का बहुत बड़ा रोल है। कल की क्लास में मैंने बताया भी था, करंट के अलावा रेजिस्टेंस का भी रोल है और साथ ही साथ टाइम का भी रोल है। इस तरीके का जो इफेक्ट होता है वो कुछ जगह तो आपके लिए एडवांटेज नहीं देता, जैसे फैन के लिए एडवांटेज नहीं देगा, लेकिन कई जगह हीटिंग इफेक्ट का हम यूज करते हैं। जैसे जब आप इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हो, गीजर की बात करते हो, पानी को गर्म करने के लिए रॉड यूज करते हो, उसकी बात करते हो, तो ये सब जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो, वहां पे हीटिंग इफेक्ट का पॉजिटिव यूज किया गया है। तो इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट का पॉजिटिव यूज भी है। अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने काम किया हीटिंग पर और इन्होंने पाया कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट देता है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ, उस ऑब्जर्वेशन को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप हेडिंग डालें और आप लिखें कि व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन, आपको जब कंडक्टर गिवन है और आपको पता है कि इस कंडक्टर में आपने करंट को फ्लो कराया है, कितना करंट फ्लो कराया है, आई करंट। आपको पता है कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और आपको पता है कि आपने टी टाइम के लिए कंडक्टर में करंट को पास कराया है। तो जब आप किसी कंडक्टर में ये 3 पैरामीटर्स आपको पता होगा, तो एज पर जूल्स लॉ जो हीट जनरेट होगा इस कंडक्टर में वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली चीज आप अच्छे से नोट करिए, इसी तरीके से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको एक्सप्लेन करना है। आपको लिखना होगा सबसे पहले, कंसीडर अ कंडक्टर through which a current I is passed and the conductor has resistance of capital R and current is passed for time duration T। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हीट जनरेट हुआ है, ये जनरेट होगा, वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसी तरीके से ये जो हीट जनरेट हुआ है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 3 पैरामीटर मिले जिनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको हीट जनरेटेड मिलेगा। और यदि इन तीनों को हम कंबाइन करें तो ये प्रोपोर्शनलिटी होगी आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर मल्टीप्लाइड विद टी। याद रखें, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, इसलिए हमें हीट का डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसे बोलते हैं हीट जनरेटेड। तो जब भी आपको हीट निकालना होगा आप आई स्क्वायर आर टी लगाएंगे। आपको याद होगा ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, और यदि मैं इस आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिखूं तो आपको क्या मिल जाएगा वो मैं याद दिला दूं। आई इंटू आई लिखोगे तो आई आर की जगह मैं भी रख सकता हूं, तो V इंटू आई इंटू टी भी मिल जाएगा, हीट का ही फॉर्मूला। इसके अलावा यदि मैं आई की जगह V बाय आर रख दूं तो आई की जगह V बाय आर रखो और बताओ क्या मिल रहा है। आई की जगह V बाय आर रखेंगे हम तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, जिससे ऊपर का आर कट जाएगा, तो V स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी, ये फार्मूला भी हमें मिलता है हीट का। तो ऊपर का एक मेन फार्मूला तो आपका आई स्क्वायर आर टी है। इसके अलावा ओम्स लॉ की मदद से यदि हम V की जगह आई आर या आई की जगह V बाय आर रख दें तो हमें ये 2 फार्मूला और मिल जाते हैं, V आई टी और V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, हीट के लिए ही। लेकिन ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। यानी आज की क्लास में आपको ये समझ में आया कि किसी कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस जिसका कैपिटल आर है, टाइम टी सेकेंड्स के लिए यदि करंट का फ्लो हुआ है तो यहां पे हीट जनरेटेड हमेशा आई स्क्वायर यानी करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इन तीनों को मिला दें तो हम कह सकते हैं कि ये हीट जनरेटेड आई स्क्वायर आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम 1 यूज करते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते वक्त, इसलिए हमें डायरेक्ट हीट मिलता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जहां पे यदि ओम्स लॉ लगा के V इज इक्वल टू आई आर रखा जाए तो H V आई टी मिल सकता है, आई की जगह V बाय आर रखा जाए तो H हमें V स्क्वायर बाय आर इंटू टी मिल सकता है। ठीक है, तो यदि आपको आई आर और टी दे दिया जाए तो आप पता लगा सकते हैं कितना हीट जनरेटेड होगा। और हीट क्योंकि एक एनर्जी है इसलिए इसकी यूनिट जूल होगी, तो हीट की यूनिट भी आप याद रखें जूल होगी। एक तरीके की ये हीट एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का
एक पार्ट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा हीट एनर्जी और एक पार्ट होगा यूजफुल एनर्जी। और यूजफुल एनर्जी में जैसे यहां पे आप यदि फैन की बात करते हो तो फैन के लिए यूजफुल एनर्जी क्या होगा, रोटेशन ऑफ द फैन ब्लेड। लेकिन जब आप बात करते हो फैन की तो एक और एनर्जी भी आपको मिलेगी जो हीट एनर्जी होगी, जो कितना जनरेट होगी, I²RT जनरेट होगी। तो याद रखें हीट एनर्जी की यूनिट जूल ही मानी जाएगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया है, ये डेरिवेशन आपने समझ लिया है। उम्मीद है कि आप ये डेरिवेशन सीख गए हैं। जब भी आपको ये डेरिवेशन करना होगा तो मैं एक बार और डिटेल से ये डेरिवेशन बता दूं, ये डेरिवेशन आप एग्जाम में कैसे करोगे। सबसे पहली चीज आप लिखोगे कंसीडर अ कंडक्टर। आप ऊपर तो हेडिंग लिख लो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखना होगा और हेडिंग लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप लिखेंगे कंसीडर अ कंडक्टर। पहली लाइन आप लिखेंगे कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। दूसरी चीज, वी हैव कनेक्टेड दिस कंडक्टर विद अ गिवन बैटरी एंड बिकॉज ऑफ दैट द करेंट फ्लोज थ्रू इट इज कैपिटल आई। हमने इसको एक बैटरी या सोर्स से कनेक्ट किया है, जिस कारण से इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। कितने समय के लिए, टी सेकेंड के लिए। ये आप तीन चीजें लिख लोगे, इस तरीके से डायग्राम बना लोगे। फिर आप बोलोगे एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वी ऑल नो दैट heat generated is directly proportional to square of the current। फिर आप लिखोगे heat generated is directly proportional to R। इसे इक्वेशन नाम देते चलो, फर्स्ट और सेकेंड नाम दे दो। इसी तरीके से heat generated is also directly proportional to time, ठीक है। इस तरीके से इन तीन इक्वेशन की मदद से, फर्स्ट सेकंड थर्ड की मदद से आप कह सकते हो कि हीट जनरेटेड इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² मल्टीप्लाइड विद R मल्टीप्लाइड विद T। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हम 1 यूज करते हैं, इसलिए हमें हीट जनरेटेड मिल जाएगा I² इंटू R इंटू T। ये मेन आपको मिल गया। अब यदि IR की जगह V इज इक्वल टू IR होता है तो IR की जगह यदि आप V लिख दो तो आपको हीट का एक फार्मूला VIT भी मिल जाएगा। और यदि आप I की जगह V बाय R लिख दो तो V² बाय R² इंटू R है, इसलिए V² डिवाइड बाय R हो जाएगा। ऊपर वाला R कट गया, इंटू T भी है साथ में। तो ये दो फार्मूला आपको और मिलेंगे इस हीट के फार्मूला से ही, इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ही, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप ये डेरिवेशन कर पाएंगे। चलिए अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और आगे काम करता हूं। इतना आपको क्लियर हो गया, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने अच्छे से कर लिया। अब अगला टॉपिक है कि हमें इसे मैथमेटिकली और क्या मिल सकता है। तो पावर का एक फार्मूला मैं मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहा हूं, जिसे आप देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ कैपिटल R, या कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R लिख सकते हैं, फॉर टाइम t। पोटेंशियल डिफरेंस आपने जैसा एज्यूम किया था अभी, ये आपके पास कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, जिसमें टाइम t के लिए करंट फ्लो हो रहा है। क्या करंट फ्लो हो रहा है, I नाम का करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है, यानी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता हुआ माना जाता है। पोटेंशियल हमने V माना है, तो यहां पे V होता है W/Q। चार्ज यहां पे फ्लो होगा और वर्क डन इन मूविंग, ये लिखा हुआ है MOVING। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q क्या होगा, V इज इक्वल टू W/Q होगा। तो यहां से W निकल जाएगा V इंटू Q। इस फॉर्म में भी आप देख लें। और आप सब जानते हो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, W की जगह हम VQ/T रख देंगे और Q/T हमारा करंट होता है। आपने पढ़ा है स्टार्टिंग की क्लासेस में। इस तरीके से P इज इक्वल टू VI नाम की का एक फार्मूला आ गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर, जिसकी यूनिट ऑब्वियसली वाट होगी। तो ये इलेक्ट्रिक पावर भी आपको ध्यान रखना है। लेटर ऑन में इलेक्ट्रिक पावर आपको डिफाइन भी कर देता हूं। तो यहां पे भी यदि मैं इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करता हूं यहां पे, तो ये इलेक्ट्रिक पावर इसी तरीके से VI डिफाइन होगा। तो अभी आप यहां पे समझ लो इलेक्ट्रिक पावर जो मैंने बताया, आगे भी मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं। इसी तरीके से जो हीट एनर्जी होती है, सोर्स के द्वारा सप्लाई की जाती है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। I²RT जूल्स लॉ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ जो हीट होता है वो क्या होगा, एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट एक एनर्जी ही तो है, तो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो होगा पावर कंजप्शन। यानी पावर जो होगा हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा, तो हीट क्या होगा, पावर इंटू टाइम होगा। पावर की वैल्यू VI रख दें तो हीट आपको VIT मिल जाएगा। अब यहां पे आप V की जगह IR रख दें तो IR इंटू IT, तो ये I²RT मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको हीट I²RT मिल जाएगा, हीट आपको VIT भी मिल जाएगा। अब एक चीज आपको मैं याद दिलाऊं,
यदि आपने यहां पे ऐसा बोला कि H आपका आई स्क्वायर आर टी है, तो अब आपका H तीन चीजें निकली थी ना, H आपका आई स्क्वायर आर टी भी निकला था, ठीक है, H आपका वी आई टी भी निकला था, H आपका वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी भी निकला था, ठीक है। अब H यदि आपको पता है तो पावर भी तो क्या होता है, पावर भी होता है वर्क डन यानी हीट डेसिपेटेड डिवाइड बाय टाइम, ये पावर होता है। या हीट चाहिए तो P इंटू टी कर दो, तो यहां से पावर भी निकल जाएगा। पहले स्टेप से पावर क्या निकलेगा, आई स्क्वायर इंटू आर। दूसरे स्टेप से पावर क्या निकलेगा, टी का डिवाइड करेंगे तो V इंटू आई। तीसरे स्टेप से पावर क्या निकलेगा, ये टी का डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने पावर का डेरिवेशन भी देख लिया। तीन डेरिवेशन निकले, आई स्क्वायर आर निकला, वी आई निकला, वी स्क्वायर बाय आर निकला। और हीट भी आपने तीन फार्मूला ही डिराइव किए, आई स्क्वायर आर टी, हाँ कौन कौन से, आई स्क्वायर आर टी और वी आई टी और वी स्क्वायर बाय आर टी। तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। और यहां पे ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। पहला स्टेप है कि हीट जनरेटेड करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसे आपने H इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर बोला। फिर यही H R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही H T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीनों मिलके आई स्क्वायर आर टी आए और प्रोपोर्शनलिटी मैंने 1 यूज किया है, इसलिए आई स्क्वायर आर टी आपको इस तरीके से भी मिल गया है। ऐसा आप शो कर सकते हो, जिसे आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्लेन करते वक्त शो जरूर करो। पावर भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये मैंने एक्सप्रेशन जो आपको बताया ऊपर, ये इलेक्ट्रिक पावर के लिए बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको यह समझना है कि एप्लीकेशन कहां देखने को मिलता है हीटिंग इफेक्ट का। रियल लाइफ में हम कहां कहां हीटिंग इफेक्ट का यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम घर में इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम कपड़ों को प्रेस करते हैं। टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज करते हैं। ओवन, हीटर, इन सब जगह हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का ही तो यूज कर रहे हैं। और रादर हम लोग वहां पे कौन सी वायर यूज कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग के डायग्राम में ही बताया गया है, ये नाइक्रोम कॉइल का यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी अलग तरीके के एलॉय यूज किए जा सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट नाइक्रोम एलॉय यहाँ पे होता है। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का एलॉय आपको मैंने रेजिस्टिविटी के टाइम पे बताया था। तो नाइक्रोम कॉइल का यहाँ पे यूज होगा और हम हीटिंग इफेक्ट की मदद से हीट करते हुए इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन और हीटर का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, बल्ब लाइट प्रोड्यूस करता है, और लाइट प्रोड्यूस क्यों कर पाता है उसका रीजन आप देखें। जैसे आपने फिलामेंट यूज किया और वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, तो फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच हीट जनरेटेड एज पॉसिबल। यहां भी ये हीट को रिटेन कर सकता है। हीटिंग इफेक्ट का ही यहां इंप्लीमेंटेशन हुआ है। इस हीटिंग इफेक्ट के कारण ही बल्ब में ग्लो आया है और बल्ब लाइट दे पा रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण हम हीट का यूज कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट के कारण हम लाइट को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम बल्ब को देख पा रहे हैं। बल्ब से आप देख रहे हो कि लाइट जल रहा है और पूरा आप देख रहे हो रात में लाइट हम कर पा रहे हैं और अंधेरे को हम दूर कर पा रहे हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन हुआ। तीसरा सेफ्टी एप्लीकेशन है। और सेफ्टी एप्लीकेशन क्या है, घर में आप चाहोगे कि सेफ्टी बनी रहे, आप चाहोगे कि आपके बहुत सारे अप्लायंसेस जो बड़े कीमती अप्लायंसेस हैं वो शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, इन दोनों में एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, जिस कारण से आपके कुछ सर्किट या कुछ डिवाइसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं, यहां तक कि डैमेज हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। इस फ्यूज को हमेशा हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो घर के सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अप्लायंसेस मतलब आपके फ्रिज, आपके टीवी और जो भी डिवाइसेस आप घर में यूज कर रहे हो उनको सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हम इसको बचा सकते हैं हाई करंट के फ्लो होने पर। कैसे बचा सकते हैं, जब हाई करंट फ्लो होगा तो हम ऐसा फ्यूज यूज करेंगे जो एक एक्सेस अमाउंट में करंट यदि फ्लो हुआ, एक लिमिट से ज्यादा करंट यदि फ्लो हुआ तो वो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है या एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो या मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसे लेवल में हो जो एक पर्टिकुलर करंट या उस करंट को हम रेटिंग भी बोलते हैं। चलिए मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड ऑफ एन एलॉय। किस मेटल का एलॉय होता है ये, एल्यूमिनियम का, साथ ही साथ कॉपर का, साथ ही साथ आयरन का, साथ ही साथ लेड का। इन 4 मेटल के एलॉय यहां पे यूज किए जाते हैं। एल्यूमिनियम Al से दिखाते हैं, कॉपर Cu से दिखाते हैं, आयरन Fe से दिखाया जाता है, लेड
प्लम्बम पीबी से दिखाया जाता है। तो ये 4 मेटल के एलॉय बनाए जाते हैं जिनकी मदद से हम फ्यूज वायर को बनाते हैं, और ये फ्यूज वायर कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है, जिसके कारण यदि पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये मेल्ट होगा तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और सर्किट के डिस्कनेक्ट होने के कारण करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, और आपका अप्लायंस जो एक्स्ट्रा करंट, एक्सेसिव करंट, हाई करंट के कारण खराब होने वाला था, खराब होने से बच जाएगा। इसीलिए हम फ्यूज यूज करते हैं। आजकल तो हम लोग मैग्नेटिक फॉर्म में एमसीबीज वगैरह यूज करने लग गए हैं, पर फिर भी फ्यूज यूज होता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये बात भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूज से रिलेटेड। इसके अलावा व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर विल इंक्रीज एंड दिस विल मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल बी एबल टू सेव अवर अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट। अब फ्यूज क्या होते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, और ये रेट किए जाते हैं। अब 1 एम्पियर से ज्यादा करंट हमें नहीं चाहिए तो हम 1 एम्पियर का फ्यूज लेंगे, 2 एम्पियर से ज्यादा करंट हमें नहीं चाहिए तो 2 एम्पियर का फ्यूज लेंगे, 3 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं चाहिए तो 3 एम्पियर का, और ऐसे ही 5 एम्पियर और 10 एम्पियर का। ये 5 रेटिंग में हम फ्यूज को जनरली यूज करते हैं वेरियस ऑपरेशन के लिए, पावर अप्लायंसेस के लिए। तो पावर क्या है अप्लायंसेस का, इस पर डिपेंड करेगा। सपोज हम एक आयरन यूज कर रहे हैं, इस एग्जांपल को अच्छे से देखो, और उस आयरन का कंजप्शन 1 किलोवाट है। ये किलोवाट आपका है, मतलब ये पावर की यूनिट है, वाट पावर की यूनिट होती है। मैंने अभी आपको समझाया था कि पावर क्या है, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम यही इलेक्ट्रिक पावर है, और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और आपने पावर देखा I²R इंटू या VI या फिर V²/R, ये 3 तरीके से पावर मैंने बताया। तो यहां पे आपने 1 किलोवाट पावर यूज किया है 220 वोल्ट पर। तो आप सब जानते हो PVI होता है, इसलिए I/P/V होगा। P की जगह 1 किलोवाट रखो और V की जगह 220 वोल्ट रखो। किलोवाट को आप बदलो वाट में तो 1000 हो जाएगा, और नीचे 220 है, कटपिट करो 100/22 आएगा, जो कि 4.54 एम्पियर दे रहा है। यानी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक आयरन की कैपेसिटी कितनी है, 4.54 एम्पियर। और यदि इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हम 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, और जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आपके सर्किट में फ्लो होना शुरू हुआ, ये फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और आपका इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेसिव करंट के फ्लो से डैमेज होने से बच जाएगा। यानी उसका नाइक्रोम वायर या जो भी वायर वहां यूज की गई है वो वायर बच जाएगी, और आपका जो हीटिंग डिवाइस है इलेक्ट्रिक आयरन का वो सेफ रहेगा, और आप उस डिवाइस को बचा पाओगे। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। तो फ्यूज के बारे में आप अच्छे से समझ लो। पहली चीज कि एक सेफ्टी डिवाइस है, ये सर्किट में अप्लायंसेस के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, और एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड की मदद से बनाया जाता है, एलॉय से बनता है, और ये फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और लार्ज करंट जब फ्लो होता है तो ये मेल्ट होकर हमारे डिवाइस को बचाता है। इसकी रेटिंग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर हो सकती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आप 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिक आयरन ले रहे हो 220 वोल्ट पे कनेक्ट करके, तो उसकी रेटिंग 4.54 एम्पियर आई है। यानी 4.54 एम्पियर तक करंट यदि इस आयरन से जाएगा कोई गड़बड़ नहीं होगा। इसीलिए हम 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, और यदि करंट 5 एम्पियर से ज्यादा थोड़ा भी हुआ तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, और आपका इलेक्ट्रिक आयरन डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये एप्लीकेशन समझ गए होंगे। इसके अलावा भी कई एप्लीकेशंस हैं, यदि आपको वो दिमाग में आते हैं तो आप यहां पे उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो ये डेफिनेशन आप लिख लें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी is called electric power. In case of electricity, it is defined as rate of change of electrical energy dissipated or consumed in electrical energy dissipated or consumed in electric circuit. या सिंपल आप ये समझें, ये rate of change of electrical energy dissipated or consumed in an electric circuit. ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां पे कंज्यूम्ड इन के बाद इतना पोर्शन आप काटें, ये 2 बार लिख गया है। ठीक है, ये पोर्शन कट कर दें, ये वाला पोर्शन अब पढ़ें आप एक बार और। ये भी आप कट कर दें इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप जानते हैं, बस यहां से लिखें आप, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां लगा लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेटेड और कंज्यूम्ड, लेकिन सिर्फ डेसिपेटेड कंज्यूम्ड वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है,
क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दो फॉर्मेट होते हैं, दो फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। एक एनर्जी डेसिपेटेड, हीट डेसिपेटेड वाली होती है, एक कंज्यूम वाली होती है। हमें कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करनी है, या तो डेसिपेटेड की बात करनी है या कंजप्शन की बात करनी है। ठीक है, जहां भी हीट जनरेट हो रहा है वो हम एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो पावर हमारा क्या निकला था, मैं उस डेरिवेशन को फिर से बता देता हूं। पावर हमारा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या था, हमने पढ़ा था कि जो वर्क होता है V होता है वो W/Q होता है, इसलिए हमारा W या फिर हीट एनर्जी क्या होगा, ये होगा V इंटू क्यू। इसीलिए हमने E की जगह रख दिया था V इंटू क्यू, डिवाइड बाई T था, यहां से Q/T I होता है, और इसलिए हमने यहां पे Q/T को I रख के P क्या निकाल लिया, VI। तो ये वाली स्टेप आप चाहो तो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो, जो मैंने कहां से निकाल ली, इस जगह से मैंने इस स्टेप को डायरेक्टली यहां रख दिया। VI मिल गया। इसके बाद यदि V की जगह IR रख दें तो I²R भी मिल जाएगा, और यदि इसी तरीके से I की जगह V/R रख दें तो V²/R भी मिलेगा। ये भी मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये पावर तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, जिसे आप यहाँ पे देख लें। इसकी यूनिट जरूर लिख लें, वाट होती है, और हायर यूनिट इसकी किलोवाट भी हो सकती है। किलोवाट में कितना होगा, 1000 वाट होगा। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और यदि आप इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं तो 1 हॉर्स पावर भी इसकी एक यूनिट होती है। हॉर्स पावर में 746 वाट लगभग बता रहा हूं मैं, ये वाट यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये भी एक यूनिट याद रखेंगे आप, पावर की, हॉर्स पावर, ये बड़ी यूनिट है। ठीक है, 1 वाट क्या होता है, तो ये पावर V इंटू आई है। तो यदि आप 1 वोल्ट का डिफरेंस रखते हैं और 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं किसी सर्किट में, तो इट इज डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो सीधा सिंपल आपको 1 वाट पता चल गया जब आप पोटेंशियल 1 वोल्ट रखेंगे, करंट 1 एम्पियर का फ्लो कराएंगे। समझ गए होंगे। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, E/T होगा, और ये P इंटू T आएगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इस टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक आपको हीट एनर्जी समझ में आ चुका होगा, जो आपको मैंने बता दिया है, I²RT। अब मैं कुछ चीजें आपको और इंडिकेट करता हूं जो आप ध्यान से सुने। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है। ठीक है, क्या होती है, जूल ही होती है। और जब हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मैं एक और स्क्रीन लेता हूं और उसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जब घर में मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर में क्या होता है वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इलेक्ट्रिक मीटर की स्ट्रक्चर आप मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ोगे। बाकी इलेक्ट्रिक मीटर कैसे काम करता है वो मैं समझाने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ। हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को निकालते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम निकालते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या होता है, आपको अभी पता चला, पावर होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर कंजप्शन इंटू टाइम होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, मैंने अभी बताया। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जूल में ही निकालते हैं, और हम जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं उसको किस फॉर्म में निकालते हैं, किलोवाट आवर। किस यूनिट में निकालते हैं, किलोवाट आवर, KWH। KWH किलोवाट आवर में ये यूनिट, किलोवाट आवर में ये निकलता है। ठीक है, अब ये 1 किलोवाट आवर कितना एनर्जी देगा, बस ये आप निकाल लो। इसी का डिवाइड मल्टीप्लाई हम करेंगे टोटल एनर्जी में, तो हमें यूनिट पता चल जाएगा। और 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 इलेक्ट्रिक यूनिट बोलते हैं। और यदि हमें पता चल गया कि एक यूनिट की कीमत 5 रुपए है, 6 रुपए है, तो हम उतने जितना KWH निकला उससे इंटू कर देंगे। सपोज KWH क्या होता है, 1 किलो, 1 किलो का मतलब है 1000 वाट हो गया ये। और आवर का मतलब, आवर को सेकंड में बदलना है, तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हो गया आपका, किस फॉर्म में आ गया ये, वाट और सेकंड। वाट इंटू सेकंड ही होता है जूल। तो ये आ चुका है 6 6 जा 36, कितने जीरो, 2 जीरो यहां से और 3 जीरो यहां पे। तो ये आ गया आपका वाट सेकंड, और वाट सेकंड को हम बोलते हैं जूल, याद रखो, SI यूनिट है ये। तो 3.6 इसको साइंटिफिक फॉर्म में ले आते हैं, इनटू कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पे पॉइंट ला रहा हूं मैं, तो 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं 1 KWH की वैल्यू। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी आई, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब यदि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी पता है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में आप 1 KWH का डिवाइड कर दोगे, तो 1 KWH के डिवाइड करने से आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ यूनिट पता करने का ये फार्मूला है।
टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड बाय 1 kWh। ठीक, और जैसे ही आपको कैपिटल एन की वैल्यू पता चलेगी और यदि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास सपोज 6 रुपीज है, तो टोटल आपको इलेक्ट्रिक बिल पता करना है कितना आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक बिल आपका आएगा, कैपिटल टी लिख देता हूं मैं, कितने रुपए आएगा। टोटल मेरे पास कैपिटल एन यूनिट है और 1 यूनिट की कीमत 6 रुपए है, तो ये मैं वैल्यू निकाल सकता हूं कि कितना मेरे घर का बिल आएगा, इलेक्ट्रिक बिल जनरेट होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में मेरा काम होगा आपको ये सिखाना कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो हम सॉल्व करें। ठीक है, तो यदि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी एक बार निकाल लेते हो तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में आप क्या डिवाइड करोगे, 1 kWh की वैल्यू, मतलब इस पर्टिकुलर आप पैरामीटर का डिवीजन करोगे। तो एक तरीके से ये कन्वर्जन फैक्टर है जिसकी मदद से हम क्या कन्वर्जन करते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रिक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर आप इसको बोल सकते हैं। By dividing this particular factor with the given electric energy, we can obtain the total electric unit। और एक इलेक्ट्रिक यूनिट की वैल्यू यदि 6 रुपीज पता है तो हम टोटल इलेक्ट्रिक यूनिट में 6 का इंटू करके टोटल घर के या डोमेस्टिक सर्किट का बिल कितना निकला, कितना बिल जनरेट हुआ, वो हम पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। अब मैं आज की क्लास एंड करता हूं, कल मैं एंटायरली न्यूमेरिकल सेशन रखूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।